गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं पीपल एज रिसोर्स। तो अब तक मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ इन आर लाइफ। इफ वी आर एजुकेटेड, वी आर हेल्थी, देन वी कैन कीप आर जनरेशन ऑल्सो गुड एंड एजुकेटेड एंड हेल्थी। तभी हम अपनी जनरेशन को एजुकेटेड और हेल्थी रख सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इज क्लोजली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। और अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम टर्सरी सेक्टर की बात करते हैं तो इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन and banking services. There are our economic activities. Further, our economic activities divided in two parts. It's marketing and non-marketing. When an individual perform for pay and profit, it's called marketing activities. And when an individual perform for self-consumption, it's called non-marketing activities. अब मैं आपको बताऊंगी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी जो क्वालिटी है वो क्या होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे कि हमारा चैप्टर ही पीपल एज रिसोर्स है, तो पीपल एज रिसोर्स यानी कि जो लोग हैं वो रिसोर्स की तरह कब काम करते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो एजुकेशन है। क्या है? एजुकेशन। देखिए, आजकल अगर आप न्यूज़ देखते हो तो न्यूज़ में एक चीज़ आई थी 2-3 दिन पहले, एक टनल के बारे में बताया गया था। उस टनल का नाम था अटल टनल। ये एक टनल है, रोहतांग में ये बनाई गई है, रोहतांग पास में, ठीक है। और ये इंडिया की सबसे बड़ी टनल है, ठीक है। और ये कुछ नहीं तो आपका 2 घंटे का टाइम रिड्यूस करती है। तो कैन यू सी द डिफरेंस एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कि इंडिया में जो सबसे बड़ी टनल है उसको बनाया गया। जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया अटल टनल। और अब तक की ये भारत की सबसे लंबी टनल है रोहतांग पास में, ठीक है। तो व्हाट इज़ शो, क्या शो कर रहा है? इट शो आर एजुकेशन, इट शो आर स्किल, इट शो आर एबिलिटी। किसी भी टनल को बनाने के लिए या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए उसकी नॉलेज को होना ज़रूरी है। और नॉलेज कहाँ से मिलती है? एजुकेशन से। कहाँ से मिलती है? एजुकेशन से। अगर हम बात करें स्टैचू ऑफ यूनिटी, इंडिया में अपने आप में ये एक तरह की स्टैचू है जो सबसे हाई मानी जाती है, सबसे ऊंची, स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी बड़ी। तो इसको जो करने में टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है वो किसके थ्रू आई है? एजुकेशन के थ्रू आई है। भाई, टेक्नोलॉजी हमें कैसे मिलती है? अगर हम उस चीज़ की नॉलेज लेते हैं, और नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है? एजुकेशन से मिलती है। मेट्रो है, बुलेट ट्रेन है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, ये सारी चीज़ें आई कहाँ से हैं? कैसे बनी है? जब हमने अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ की है, जब हमने अपने रिसोर्सेज, कौन सा रिसोर्स? ह्यूमन रिसोर्स यूज़ किया है। भाई, विदाउट एनी ह्यूमन रिसोर्स इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ नहीं करेंगे तो क्या ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं? नहीं है। विद द हेल्प ऑफ रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, वी कैन डू ऑल दीज थिंग्स ना। हम तभी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट टनल बनाई है, या स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई है, या मेट्रो का मैन्युफैक्चरिंग हुई है, या हम बुलेट ट्रेन की बात करें उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, या हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करें वो आए हैं, तो किस वजह से ये पॉसिबल हो पाया है? जब ह्यूमन रिसोर्स ने अपनी नॉलेज को यूज़ किया है, दैट मीन्स एजुकेशन को यूज़ किया है। ऑल दीज थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन आर education, our skill, our ability. That means education play a very important role in our life. Obvious. सकल की स्टोरी पे चलते हैं। सकल्स एजुकेशन इज द इनिशियल ईयर्स ऑफ हिज लाइफ bore him the fruits in the later years in terms of a good job and salary.
जो इनिशियल ईयर थे, जैसे उसमें उसको क्या फील होती थी, बोर्डनेस फील, लेकिन बाद में जो उसका फल मिला उसको, वो आगे जाके मिला। और किस रूप में मिला कि उसको एक अच्छी जॉब मिली, उसको एक अच्छी सैलरी मिली, भले ही उसने हार्ड वर्क किया, उसने एक हार्ड वर्क किया। देखिए हार्ड वर्क तो करना पड़ता है, पेरेंट्स आपको एजुकेशन के लिए भेजते हैं, आपको एजुकेशन को अटेन करना पड़ता है। मैंने आपको बताया था ना, क्लास में जो रैंकिंग है, क्लास में जो पोजीशन है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा बच्चा अपनी एजुकेशन को कितने अच्छे से अचीव कर रहा है, कितना ज़्यादा अपने ऊपर हार्ड वर्क कर रहा है। तो जो बच्चा जितना ज़्यादा अपने ऊपर हार्ड वर्क करता है उसको उतना ही बेनिफिट मिलता है, और उसी हिसाब से उसकी रैंकिंग फिर फिक्स होती है उसकी क्लास में। ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही शकल की लाइफ में भी हुआ। वी सॉ एजुकेशन वॉज एन इम्पॉर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ शकल। शकल की लाइफ में जो एजुकेशन था वो एक बहुत अच्छा ग्रोथ लेके आया। इट ओपन न्यू हॉरिजन, उसने नए नए रास्ते खोल दिए। जैसे मैंने आपको अभी टनल का एग्जाम्पल दिया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का एग्जाम्पल दिया, मेट्रो का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये ग्रोथ की चीज़ें हैं जो किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं, हमारी ह्यूमन एजुकेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है या नहीं। पहले जो थी हार्ड ट्रांसपेरेंसी, ये बहुत मुश्किल हो पाता था, लेकिन क्या है, ओनली बिकॉज ऑफ एजुकेशन इट इज़ पॉसिबल इन इंडिया। किडनी में कोई प्रॉब्लम हो जाता था तो उसको सॉल्यूशन बहुत मुश्किल से मिलता था। कैंसर एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसको हम ले सकते हैं कि कैंसर का जो ट्रीटमेंट है अभी भी बहुत क्रूशियल है, बट है, पॉसिबल है अगर ये इनिशियल स्टेज पे पहुंच जाए। जैसे अगर हम अभी की बात करें, अपने प्रेजेंट की बात करें, तो क्या कोरोना है, कोरोना का चल रहा है, कोरोना पीरियड चल रहा है, बट क्या है, जो हमारे एजुकेटेड पीपल हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो लगे हुए हैं ना कि किसी न किसी तरीके से जो इसका एक तोड़ है, इसकी जो मेडिसिन है उनको तैयार किया जाए। तो किसके बेसिस पे, बेस क्या है इन सब चीज़ का, एजुकेशन है। हमने शकल की स्ट्रगल देखा, शकल की एजुकेशन देखी, उसने एजुकेशन ली, ठीक है, और उसने क्या किया, मेहनत की, हार्ड वर्क किया, और उसके बदले में उसको रिटर्न क्या मिला कि उसको एक गुड जॉब मिली, गुड सैलरी मिली, और जो सोसाइटी में उसकी जो रैपो थी वो बढ़ी। नॉट ओनली फॉर शकल, एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो, इट इनहेंस द नेशनल इनकम, कल्चर रिचनेस एंड इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। किस किस चीज़ को उसने बढ़ाया, ना सिर्फ उसको डेवलप किया बल्कि हमारी सोसाइटी को डेवलप किया, नेशनल इनकम को बढ़ाया, जो कल्चर रिचनेस नहीं। देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी का दिया, इसने क्या बढ़ाया, हमारा कल्चर रिचनेस बढ़ाई है इसने हमारी नेशनल इनकम बढ़ाई है इसने, और इंक्रीज़ की है द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। ऐसे ही हम अटल टनल का एग्जाम्पल ले लें तो वो भी इसी का एग्जाम्पल है। भाई अटल टनल क्या है, अटल टनल ने शो किया है कि व्हाट इज़ द एबिलिटी ऑफ आवर कंट्री, what is the human resource of our country. That is a good example. Atal Tunnel, Statue of Unity, Metro, these are the achievements of our country. There is a provision made for providing universal access, retention and a quality in elementary education with a special emphasis of girls. अब देखिए क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो गर्ल्स हैं उनकी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, अभी हमने पढ़ा ना, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द मैन एंड वीमेन वर्क, इट डिपेंड्स देयर एजुकेशन क्राइटेरिया, सिक्योरिटी, और स्पेशली जो वीमेन है उनका जो वर्क बताया गया है वो क्या है, जो डोमेस्टिक चोर्स है उसको वो लुक आफ्टर करती है, उसकी वो देख रेख करती है, जिसके लिए उनको कोई भी पेमेंट नहीं मिलता। बट सडनली जब वो मार्केट में एंटर करती हैं, ठीक है, एज अ लेबर एंटर करती हैं, तो उस एज अ लेबर जब वो काम करती हैं तो उनको पे किया जाता है, और जब उनको पे किया जाता है तो वो किस पे इफेक्ट डालता है, किस में काउंट होता है, उनके नेशनल इनकम पे, किस पे काउंट होता है, उनके नेशनल इनकम में। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक स्पेशल एम्फेसिस डाला है किस पे, गर्ल्स की एजुकेशन पे। तो उसने क्या इस्टेब्लिश किया है, एलिमेंट्री एजुकेशन। देखिए कई नवोदय विद्यालय उन्होंने सेटअप किए हैं, ठीक है, और हाई स्कूल स्टूडेंट्स विथ ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल्स, वोकेशनल कोर्सेज आर सेटअप किए गए हैं, वोकेशनल कोर्सेज सेटअप किए गए हैं ताकि लोग क्या कर सकें, वहाँ पे अच्छे से एजुकेशन को ले सकें। कई जगह पे मिड डे मील जो है वो तैयार किया गया है, फैसिलिटी दी गई है। अच्छा, मिड डे मील फैसिलिटी से क्या है, मिड डे मील जो फैसिलिटी है वो दो तरह की चीज़ों को पूरा करती है, एक तो एजुकेशन को और एक जो उनकी हेल्थ है उसको।
देखिए अगर बच्चे को प्रॉपर तरीके से डाइट मिलेगा तो ऑब्वियस है कि वो किस पे फोकस करेगा, अपनी एजुकेशन पे फोकस करेगा। और अपनी जो एजुकेशन पे जब फोकस करेगा तो अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करेगा। ज़्यादातर जो हम सर्वे देखते हैं उसमें हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल ऊपर जाता है वैसे वैसे क्या होती है, जो हमारी ग्रोथ रेट है, ठीक है, वो क्या है, ऊपर बढ़ती है। ग्रोथ रेट जो है वो क्या बढ़ती है हमारी, ऊपर, जीडीपी यानी कि। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम एजुकेटेड होंगे, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे। और जब हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, हम अपनी कंट्री को डेवलप करेंगे, हम उतनी ज़्यादा अर्निंग करेंगे। और जो हम अर्निंग करेंगे वो हमारी किस में काउंट होगी, वो हमारी काउंट होगी हमारे जीडीपी में। तो अगर हमारी जो सैलरी है, जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, वो जब काफ़ी अच्छा है, दैट मीन्स क्या है कि हम ग्रोथ कर रहे हैं। और जब हम ग्रोथ करेंगे तो हमारी जीडीपी ऊपर जाएगी। लेकिन जितना ही हम ज़्यादा अनएजुकेटेड होंगे उतनी ही हमारी जो जीडीपी है वो नीचे जाएगी। अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं तो केरला क्या है, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड स्टेट माना जाता है इंडिया में। कौन सा माना जाता है, केरला। तो आप जब केरला में एंटर करेंगे तो केरला स्टेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही आपको शो कर देगा कि कितने यहाँ मतलब एजुकेशन जो है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी तरीके से अगर हम एग्जाम्पल लें बिहार का और उड़ीसा का और यूपी का, तो ये एक स्टेट ऐसे हैं जो एजुकेशन के मामले में सबसे बैकवर्ड एरियाज़ में आते हैं। किस में आते हैं, बैकवर्ड एरियाज़ में। तो वी कैन से दैट कि जो स्टेट जितना एजुकेटेड होगा वो उतना ही ज़्यादा डेवलप्ड होगा। और जो स्टेट, जिन स्टेट्स में एजुकेशन जितनी कम होगी वो स्टेट उतने ही बैकवर्ड एरिया में आते हैं। तो एजुकेशन क्या है, एजुकेशन से एक तो हम अपने रिसोर्स को डेवलप करते हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारा अर्निंग सोर्स है, जो हमारी जीडीपी है, वो किस पे डिपेंड करती है कि हाउ वी आर एजुकेटेड, हाउ मच वी आर एजुकेटेड। क्योंकि जितना ज़्यादा हम एजुकेटेड होंगे उतना ही ज़्यादा हम अर्निंग करेंगे। जो थर्ड है, हम अपनी सोसाइटी को भी उतना ही ज़्यादा एजुकेटेड करेंगे। भाई हम हैं, अगर मैं एजुकेटेड हूँ तो ऑब्वियस है कि मैं अपने साथ 2-3 लोगों को और एजुकेटेड करूँगी, उनको बताऊँगी कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो उससे क्या होगी, जो हमारी सोसाइटी है वो डेवलप्ड होगी। तो वी कैन से दैट कि जो भी हमारा डेवलपमेंट है, जो भी हमारा क्राइटेरिया है डेवलपमेंट का, और विदाउट एजुकेशन जो हमारी कैपिटल्स हैं, जो हमारा लैंड है और जो हमारे रिसोर्सेज हैं, दे आर वेस्टफुल। इफ़ वी आर नॉट एजुकेटेड वी कांट हैंडल देम, that these types of thing. If we are educated, if we are technologically qualified, we can use our resource in a proper manner and we can develop our country with the help of resource. अगर हम एजुकेटेड हैं, अगर टेक्निकली क्वालिफाइड हैं, तभी तो हम रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे जो हमारे अदर रिसोर्सेज हैं। भाई ह्यूमन रिसोर्सेज की वजह से तो हम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, और जब हम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं तो क्या होता है, हमारी कंट्री डेवलप्ड होती है। जिस कंट्री के जितने ज़्यादा रिसोर्सेज डेवलप्ड होते हैं वो कंट्री उतनी ही ज़्यादा डेवलप करती है। मैंने अभी आपको जीडीपी का एग्जांपल दिया। इफ़ वी आर एजुकेटेड देन if our society is educated, if our country is educated, then our GDP goes up. If we are uneducated, our society uneducated, our country backward condition, that our GDP is goes down. तब हमारी GDP क्या जाएगी, डाउन जाएगी। तो वी कैन से देयर आर लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन आवर लाइफ। नेक्स्ट टॉपिक इज हेल्थ। व्हाट दिस इज हेल्थ। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प हिम्स टू रियलाइज हिज और हर पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस। जो हेल्दी पर्सन होता है, ठीक है, उसको अपनी एबिलिटी पता होती है कि आई कैन डू दिस एंड आई कांट डू दिस। एबिलिटी पता होती है, उसे अपने पोटेंशियल्स पता होते हैं, हाउ मच पोटेंशियल आई हैव, कि मेरे अंदर ये पोटेंशियल है या नहीं, मैं इसको काम को कर सकता हूँ या नहीं। जैसे हमने विलास की स्टोरी पढ़ी थी, वो क्या था, वो एक पेशेंट था आर्थराइटिस का, जिसका सीधा सीधा इफेक्ट उसकी एजुकेशन पे पड़ता था, क्योंकि वो थकान फील करता था, स्ट्रेस फील करता था, फिजिकली अनफिट था, जिसकी वजह से क्या था, जो उसकी एजुकेशन थी वो पूरी तरीके से नहीं वो उस पर कंसंट्रेट कर पाता था। तो उसकी हेल्थ सीधे सीधे कहाँ इफेक्ट करती थी, उसकी एजुकेशन पे इफेक्ट करती थी। ही शी विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज हिज और हर आउटपुट टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफ आई एम अनफिट।
अगर मैं अनफिट हूँ देन आई कांट गिव माई नॉलेज टू माई स्टूडेंट्स, तो मैं अपनी नॉलेज अपने स्टूडेंट्स को नहीं दे पाऊँगी। तो उसका सीधा सीधा असर किस पे पड़ेगा? स्टूडेंट्स की एजुकेशन पे पड़ेगा। मेरे अंदर जो पोटेंशियल है, मेरे अंदर जो स्ट्रेंथ है, वो मैं अगर अपने स्टूडेंट्स को नहीं दे पाती हूँ तो दैट मीन्स सीधे सीधे इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? मेरे स्टूडेंट्स की एजुकेशन, मेरे स्टूडेंट की एजुकेशन पे पड़ रहा है। तो क्या, हेल्थ इज़ एन इंडिस्पेंसेबल बेसिस ऑफ रियलाइजिंग one's well-being. Henceforth, improvement in the health status of a population has been the priority of the country. देखिए, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, ठीक है। पहले इंडिया में क्या था? पोलियो नाम की एक डिजीज़ थी और उस पोलियो से काफ़ी सारे बच्चे अफेक्टेड थे, जिसकी वजह से वो अपनी एजुकेशन को नहीं ले पा रहे थे, ठीक है। अब क्या है, अब जो इंडिया है वो पोलियो फ्री है, ठीक है। बच्चों कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी, अगर बाय नेचुरली अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो बात अलग है, लेकिन जो डिजीज़ की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, पोलियो एक ऐसी डिजीज़ थी जिसने सीधे सीधे उनके फिज़िकल फिटनेस को ना हिट करके उनके मेंटल स्टेटस को भी हिट किया हुआ था। क्योंकि एम्बैरेस फील करता है बच्चा, अगर उसे इस तरह की किसी डिजीज़ से अफेक्टेड होना पड़ता है तो अपने आप को क्या करता है? एम्बैरेस करता है। तो ये कंट्री की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, अपनी जो पॉपुलेशन है उसको इलनेस फ्री करे, उसको हेल्दी बनाए। अब क्या है, आर नेशनल पॉलिसी टू एम्स एट इम्प्रूव द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विस विद अ स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेजिंग सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। जो पावर्टी लाइन से बिलो पावर्टी लाइन है, अब हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? पॉलिसी बनानी चाहिए। पॉलिसी बनाई हुई भी है ताकि क्या करें, एक प्रॉपर एक जो सेगमेंट है, ठीक है, एक अंडर बिलो पावर्टी लाइन जो है उनको टारगेट किया जाए और उनको क्या बनाया जाए? उनको हेल्दी बनाया जाए, उनको जितने भी हेल्थ से रिलेटेड इशू हैं उनको दूर किया जाए। फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विस विद अ स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। ओवर द लास्ट 5 decades, India has built vast health infrastructure and has also developed the manpower required at primary, secondary, tertiary sector in governments. अगर हम 5 शताब्दियों से बात करते हैं, लास्ट 5 decades की हम बात करते हैं, तो इंडिया में क्या है? इंडिया में काफ़ी सारी चीज़ों को डेवलप किया गया, इम्प्रूव किया गया। इंडिया में लोगों ने क्या किया? इम्प्रूव किया। किसको? अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को। बहुत सारे हॉस्पिटल्स आए हैं, मल्टीनेशनल हॉस्पिटल्स आए हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया कैंसर से रिलेटेड। हम पतंजलि का एग्जांपल दे सकते हैं कि जो बाबा रामदेव ने क्या किया, पतंजलि एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खोला है जिसमें थ्रू द योगा, थ्रू द मेडिसिन्स क्या की गई, मतलब पूरा ही अगर हम बात करें तो हेल्थ से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है उनका, जहाँ पे थ्रू द योगा, थ्रू द प्राणायाम और थ्रू द मेडिसिन लोगों को ठीक करने की कोशिश करती है। तो ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि इंडिया ने अपने आप को डेवलप करना शुरू किया। बड़े बड़े मल्टीनेशनल हॉस्पिटल्स की हम बात करें, मैक्स हॉस्पिटल की हम बात करें या एम्स की हम बात करें, तो अभी इन हॉस्पिटल्स में क्या है, लोगों को बाहर आउट ऑफ इंडिया जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो भी चीज़ उनको चाहिए ईजीली यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए क्या नहीं करना पड़ता, हम लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता। अब क्या किया है, जो गवर्नमेंट है हमारी, गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो 14 ईयर्स बिलो एज है उन पे क्या किया गया है, उन पे ये किया गया है कि बैन लगा दिया गया है। ठीक है, उन पे बैन लगा दिया गया। किस चीज़ का बैन लगाया गया है कि वो लोग काम नहीं करेंगे। ठीक है, जिससे सीधे सीधे उनकी एजुकेशन और हेल्थ दोनों पे फ़र्क पड़ता है। तो वी कैन से दैट हेल्थ एंड एजुकेशन आर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर कंट्रीज डेवलपमेंट। ये क्या है, दो एक महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमारी पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। अगर हमारी पॉपुलेशन हेल्दी होगी, एजुकेटेड होगी, तभी हमारी कंट्री डेवलप्ड होगी। लेकिन अगर हमारी पॉपुलेशन अनएजुकेटेड होगी, अनहेल्दी होगी, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी कंट्री है वो डेवलप नहीं करेगी। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होगा। अब इसको मैं यहीं पे ओवर करती हूँ।